स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है और हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के जो मैथमेटिक्स है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके सेक्शन बी यानी कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है? हमारा पहला सवाल है, what is the HCF of the smallest composite number and smallest prime number? प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर है, एक वन है और सिर्फ क्या है अपने आप है, तो क्या हो जाएगा वो प्राइम नंबर हो जाएगा। और जिसका वन और अपने आप के अलावा कोई तीसरा फैक्टर हो यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम इस पे बात करते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाए, क्या इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वन से स्टार्ट करते हैं। तो वन तो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। टू के बारे में बात करें तो टू क्या है? प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ इसमें वन से लगेगा और अपने आप यानी कि टू से लगेगा। तो थ्री की बात करें तो थ्री क्या, थ्री भी क्या है प्राइम नंबर है, वन से लगेगा थ्री से लगेगा, ओनली टू दो ही से लगेगा इसमें। फोर आ गया, फोर में क्या होगा तो वन से भी लगेगा, टू से भी लगेगा, फोर से भी लगेगा, तो एक से ज्यादा हो गया यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर हो गया यानी क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा तो फोर हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो वन को तो हटा के ही चलिए क्योंकि वन तो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है। तो टू क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इसका एच क्या होगा, दोनों का एच क्या होगा। देयरफॉर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा तो टू होगा, क्योंकि दो से क्या है वैसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे तो क्या वो टू है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि दो नंबर का हमें एचसीएफ पता है, उसका प्रोडक्ट भी पता है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हमको मालूम है। एचसीएफ क्या मालूम है, आप ये भी एक तरीके से छोटी सी बात समझ सकते हैं कि जब स्टार्ट में आप लिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैपिटल से शुरू करना चाहिए। क्या दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है ए कॉमा बी। ए बी का एच सी एफ दिया हुआ है 12 और ए प्रोडक्ट बी दिया हुआ है 1800। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जब एलसीएम निकालना हो दो नंबर का और दो नंबर कौन हो तो ए बी हो, तो क्या करते हैं दोनों नंबर के हम प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, दोनों नंबर के प्रोडक्ट में हम एच सी एफ से डिवाइड कर देते हैं। और एच सी एफ निकालना हो तो एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा एलसीएम, ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ए और बी का प्रोडक्ट तो हमको पता है, प्रोडक्ट क्या है तो 1800 है। और एच सी एफ कितना है तो 12 है। इसे कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो ये टू से कट जाएगा, फिर ये थ्री से कट जाएगा आसानी से, थ्री 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 टू जा सिक्स एंड थ्री थ्री जा नाइन। अब टू से कितना हो जाएगा 150। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 should be multiplied so that square root of
रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। किसी नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं अगर वो रैशनल नंबर है, इसका मतलब है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लास 8 में हमने पढ़ा है। और परफेक्ट स्क्वायर है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे उसका पेयर लग जाएगा, दो दो का पेयर लग जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, यही चेक करना है, लेकिन इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। एक तो फैक्टर ट्री मेथड है, और एक जो मेथड आप जानते हैं पहले से, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 600, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 300, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 150, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 75, फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो 5 5 जा 25। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर 1200 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये भी पेयर लग गया, ये भी पेयर लग गया, ये भी पेयर लग गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं लगा। यानी कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तब जो हमको नंबर मिलता वो क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। क्योंकि जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप समझिए कि इधर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दे, इधर लगा दे, तो जिसका जिसका पेयर लगा हो तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन 3 का पेयर नहीं लगा हो तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि वो इरेशनल नंबर हो गया। तो हमको क्या करना है, 3 का पेयर लगाना है। तो ये तो तभी संभव है जब हम इस नंबर में 1200 में पहले ही 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तब जो हमको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो रैशनल नंबर होगा। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन था ये। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना है, स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, जिससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर लग जाएगा। तो 3 का पेयर नहीं लग रहा है, यानी कि हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे 1200 में तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था कि वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पे, बाई विच, by which this one should be multiplied, शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कि 1200 में मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाए, वो कौन सा छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके द्वारा, बाय विच, जिसके द्वारा 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कि 1200 में अगर मल्टीप्लाई करें हम तो स्क्वायर रूट जो हो उस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका वो क्या हो, तो वो रैशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। क्या दो नंबर हो सकता है जिसका एचसीएफ क्या हो, वो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, वो नंबर क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या है 15 है, और एलसीएम कितना है। तो एक तरीके से कहा जाए तो हमने भी तो इसको सपोज ही किया है, तो यहाँ पे भी आपको वही लिखना चाहिए। और एलसीएम कितना हो जाएगा ये 175। ठीक है।
दोनों नंबर का हमको एचसीएफ पता है, दोनों नंबर का हमको एलसीएम पता है। ठीक है, तो वो नंबर हमको कैसे मिलेगा? दोनों का प्रोडक्ट मिल सकता है, प्रोडक्ट में हम, हाँ क्या पॉसिबल है ऐसा कि दो नंबर का हम एचसीएफ निकाले तो 15 हो और एलसीएम 175 हो? बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा सा सोच के देखते हैं। एक जगह पे हो सकता है, अगर 15 एचसीएफ आया है इसका मतलब दोनों नंबर में 15 तो कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, दोनों में 15 तो कॉमन होगा ही होगा। इसका मतलब ए जो नंबर है उसमें 15 तो पक्का है, बी जो नंबर है उसमें 15 तो पक्का है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें क्या होगा? ऐसा क्या है 15 में जिससे मल्टीप्लाई करने पे 17 आ जाए, 175 आ जाए? ठीक है, तो क्या होगा? 3 से तो होगा नहीं। ठीक है, 5 से करके देखते हैं। यानी कि 175 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक है, अब क्या होगा? दोनों में अगर एच सी एफ 15 है तो दोनों नंबर में तो 15 होना चाहिए। ठीक है, अगर एच सी एफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तो दोनों नंबर में डिवाइड होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, और बी में होने का मतलब है कि 15 बी में भी होगा। अब 15 बी में होने का मतलब है कि यहाँ देखिए, अगर बी में 15 है, अब हमको ऐसा करना है कि ये दो बार 5 है, एक बार और 5 आ जाएगा और एक बार और 7 आ जाएगा, यही हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर हमको मिलेगा ये, और सेकेंड नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे होगा जो मिलेगा। ठीक है, ओके, तो पॉसिबल तो है। क्या दो नंबर ऐसा हो सकता है जिसमें 15 कॉमन हो? तो 15 कॉमन हो भी गया। ऐसा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और यहाँ है 15 इंटू 35। दोनों का एलसीएम है 175। दोनों का एलसीएम 175 हुआ, यानी कि बड़ा नंबर क्या हो सकता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर है, तो बड़ा नंबर तो एलसीएम से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। हम लीस्ट अगर कह रहे हैं तो वो एलसीएम से ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? अगर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो ये बी जो है 175 से तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि अगर हुआ तो फिर बी से डिवाइड करने में फिर दूसरा एलसीएम ही चेंज हो जाएगा। यानी कि सबसे बी का वैल्यू सबसे छोटा कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। और 175 का मतलब हुआ 5 स्क्वायर इंटू 7। ये बात है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो कितना होगा एलसीएम इसका? 8 होगा, स्वाभाविक है, 2 के टेबल में आता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 5 और एक नंबर है उसका एलसीएम 35 है, तो बताइए वो नंबर क्या हो सकता है? अगर वो नंबर 7 हुआ तो भी एलसीएम 35 ही होगा।
वो 35 हुआ, तो भी वो क्या होगा, 35 ही होगा। लेकिन मान लीजिए आपने गलती से भी ऐसा लिख दिया, 40 लिख दिया, 35 की बजाय आप 14 लिख दिया, 14 लिख दिया, तो क्या होगा? या फिर 30, यहाँ पे 7 लिखा, 35 से बड़ा लिख दिया आपने, 70 लिख दिया। तो अब बताइए क्या इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जो बात कर रहे हैं वो 35 तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ 40 लिख देंगे, तो अगर हम एक नंबर है, उस नंबर का हम अ, उस जो नंबर है, दो नंबर का एलसीएम है वो, यहाँ 15 है और यहाँ 175 है, इस दोनों से डिवाइड होना है। तो इस दोनों से डिवाइड होना है तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें इस दोनों से डिवाइड हो जाए। या फिर ऐसा कह रहे हैं आप कि ठीक है, यहाँ 175 है, एलसीएम उसका 175 है, तो 15 से भी लगना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे 175 में डिवाइड लग जाएगा? तो 175 में या तो 25 से लगेगा और नहीं तो खुद 175 से लगेगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। ठीक है, या फिर 25 होगा या फिर 35 होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे 25 अगर होता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है? 175 में कितना कितना से डिवाइड हो सकता है? तो 175 में 25 से डिवाइड हो सकता है, उसके बाद 35 से डिवाइड हो सकता है, उसके बाद किससे डिवाइड हो सकता है, उससे, उसके बाद 175 से हो सकता है। तो अगर आप 125 लिखते हैं, 125 आप लिखते हैं, वैसे केस में भी एचसीएफ तो 15 होने का सवाल ही नहीं उठता है। दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत माइनर सी बात है, अगर 25 लेते हैं तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। लेकिन बाय द वे 25 ना लेकर के आप 35 लेते हैं, तो भी इस दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? फिर भी 5 होगा। और बाय द वे 175 अगर आप ले लेते हैं, तो इस दोनों का एचसीएफ कितना होगा? इस दोनों के एचसीएफ में फिर भी देखा जाए एचसीएफ तो फिर 5 ही होगा। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने 15 की बात की जो कि एचसीएफ है, उसके बाद 175 की बात की, उसके बाद एलसीएम की भी बात की 175। यानी कि ऐसा नंबर है 175 जिसमें दोनों नंबर से डिवाइड लगना है। तो ये नंबर क्या क्या हो सकता है? दोनों अगर 15 है, अगर मान लेते कोई नंबर 15 है, दोनों का एचसीएफ 15 होना है, तो कम से कम यहाँ जो नंबर मिलेगा हमको, यहाँ जो नंबर हमको मिलेगा, कम से कम इसमें 15 तो होना ही चाहिए। यहाँ जो हमको नंबर मिलेगा 15 तो होना चाहिए। दोनों का अगर एचसीएफ 15 होना है तो 15 तो यहाँ होना चाहिए, तब ना दोनों में डिवाइड लगेगा। 15 होने के साथ साथ इसमें 175 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 5 इंटू 7 होना चाहिए। यानी कि 175 में जो फैक्टर है, 175 में जो फैक्टर है 7, वो तो इस दोनों में से किसी न किसी में तो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसमें हम 7 को टपका दिए। ठीक है, अब हमको 175 में डिवाइड करने के लिए 15 15 इंटू 7 कर दिए, इससे तो डिवाइड हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा सीएफ भी हो गया। तो जब 7 तक ही रुक जाते हैं, 7 तक ही जब हम रुक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सीधा इसका 105 हो जाएगा एलसीएम, 175 होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं होगा। अगर हम, ठीक है, एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में 175 तो एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि दो नंबर के एचसीएफ में जो फैक्टर है उस दोनों के एलसीएम में भी वो फैक्टर होना चाहिए। तो 15 जो हमारा एचसीएफ है दोनों नंबर का जो एचसीएफ है उसमें 3 और 5 तो फैक्टर है, लेकिन ये जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम में क्या है? 5 इंटू 7, ये जो एलसीएम है इसमें 3 नाम का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। 3 नाम का कोई फैक्टर ही नहीं है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, अब कहेंगे तो फिर इसको इतना लिखने की क्या जरूरत है, कैसे लिखेंगे फिर? एक काम करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है बी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है और ए का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? ठीक है, कम से कम होना चाहिए। ओके, और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम 15 तो होना ही चाहिए। जब 15 हो जाएगा तब तो उसका एलसीएम एचसीएफ दोनों सेम ही हो जाएगा। 15 से अगर बड़ा की बात करें तो क्या होना चाहिए? और स्वाभाविक सी बात है कि अगर उस नंबर में होगा तो इसमें भी होगा, तो आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? 15 इंटू 7 कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मन होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, दो नंबर में जो फैक्टर होगा इसमें ए और बी में, ए और बी में 3 तो होगा ही, बी में भी कम से कम 3 तो होगा ही, क्योंकि दोनों को जब 15 डिवाइड कर रहा है, दोनों का एच सी एफ 15 है, यानी कि 15 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 15 जब दोनों को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब इसमें भी 3 होगा और 5 होगा, इसमें भी 3 होगा और 5 होगा। तो जब दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में 3 रहना तो नेसेसरी है, 3 रहना नेसेसरी है। ठीक है, और 175 जो एलसीएम है, 175 जो एलसीएम है उसमें 3 है ही नहीं। there is no any there is not any factor as 5, sorry, as 3। ठीक है, तो ये इतना पे ही हम इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हो गया। ठीक है, अब हमारे पास न्यू क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन क्या है? find the least number that is divisible by all numbers between 1 एंड 10 बोथ इनक्लूसिव, यानी कि 1 से भी डिवाइड लगना चाहिए, 1 से लेके 10 तक, 10 से भी डिवाइड लगना चाहिए। ठीक है,
ओके, सिंस required number since required number since required number is divisible by all numbers between 1 and 10, both inclusive, या फिर ऐसा लिख सकते हैं by all numbers by all numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Therefore, required number must contain these numbers as a factor. ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हमको जो निकालना है उसमें अगर इस सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है उस नंबर का सारा फैक्टर हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एज ए फैक्टर उस रिक्वायर्ड नंबर में सब का सब होना चाहिए। ठीक है, और वन तो सब जगह होता है, तो वन के बारे में तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। जैसे देखिए कोई भी नंबर है तो वन तो होगा ही। चलिए अब टू की बात कर लेते हैं, तो उस नंबर में टू तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो थ्री भी होगा ही। अब हमको फोर चाहिए इस नंबर में। फोर अगर फोर से डिवाइड होना तो फोर एज ए फैक्टर होना चाहिए, लेकिन फोर तो इसमें है नहीं। तो अगर एक बार और टू से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें फोर भी आ गया, टू टू जब फोर भी आ गया। अब बात करें फाइव की, तो फाइव के लिए तो फाइव होना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्स की, तो सिक्स के लिए टू थ्री चाहिए, टू थ्री से डिविजिबल है तो सिक्स से भी हो जाएगा, तो इसमें टू भी है थ्री भी है तो सिक्स भी आ गया। सेवन की बात करें तो सेवन नहीं है तो लिख दिया। एट की बात करें, एट के लिए टू टू जा फोर टू जा एट, तीन को टू तो होना ही चाहिए, इसका मतलब तीन को टू उसमें है, इसका मतलब एट भी उसमें है। तो हमारे पास तो दो ही टू है, तो एक और से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइव की बात करें तो फाइव तो पहले से है। टेन की बात करो तो टेन के लिए क्या होता है, टू वन फाइव होता है, टू फाइव या टेन होता है, तो हमें इसमें टू भी है फाइव भी है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ठीक है, अब इसमें टू भी है, टू टू जा फोर भी है, टू फोर जा थ्री भी है, फाइव भी है, टू टू जा फोर भी है, टू थ्री जा सिक्स भी है, टू सेवन भी है, टू टू जा फोर टू जा एट भी है, टू फाइव जा टेन भी है, सारा का सारा आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव टू जा थर्टी फाइव टू जा सेवेंटी, सेवेंटी सेवेंटी थ्री जा सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव टू जा सेवेंटी, सेवेंटी टू जा टू हंड्रेड टेन, टू हंड्रेड टेन टू जा टू हंड्रेड टेन टू जा फोर हंड्रेड ट्वेंटी, फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू जा 840, और यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस वन आर कंपोजिट नंबर। इस सबसे पहले अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं।
7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, इसमें क्या है, इसमें क्या 11 तो कॉमन हो सकता है, तो 7 इंटू 13 प्लस 1, तो कितना हो गया। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जस का तस छोड़ दीजिए। 10। 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 हैज 11 as a factor which is other than 1 and itself। ठीक है, therefore क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिमिलरली 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 अब आगे ट्राई करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। यहाँ भी देखेंगे तो क्या मिलेगा कि आप 3 कॉमन ले सकते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ भी क्या 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं, 10। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में घेर सकते हैं। हैज 3 as a factor which is other than 1 and itself। ठीक है, 1 and itself, तो क्या होगा, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। therefore 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 is a composite number। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर दिस वन इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे उसी तरीके से। इसको भी हम क्या करेंगे, तो उसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे। ओके, क्या होगा इसमें, यहाँ क्या है, 3 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 4। यहाँ भी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 4 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा,
3 तो रहेगा ही। 12 में से हमने 4 कॉमन ले लिए तो 3 बचा। हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 10। 10 3 इंटू 12 इंटू 101 इंटू is has sorry has 4 as a फैक्टर, या फिर 4 की बजाय अगर प्राइम नंबर के सेंस में कहा जाए तो 2 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कह दिया तो 2 तो उसमें आ ही गया। हैज फैक्टर हैज अ 4 हैज अ एक सेकेंड हैज 4 एज अ फैक्टर। ठीक है, ओके। विच इज अदर देन 1 and itself, therefore therefore क्या हो जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 is a composite number। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। तो हम ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बनाए हैं, इसी सीरीज में हमने बात किया है। यहाँ क्या हो जाएगा, आप गिवन डेटा लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर कॉपी चेक करने, जो एग्जामिनर आपके कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको ये तो सही बात है कि आपके क्वेश्चन चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए आपके उनको क्वेश्चन बार बार देखना होगा। लेकिन गिवन डेटा अगर आपने लिखा है तो उनको चेक करने में आसानी होगी, और ये आसानी होने की वजह से आपके कॉपी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप गिवन नंबर तो लिखिएगा ही, ठीक है, ओके। आप निश्चित तौर पे लिखिएगा। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है, गिवन नंबर भी हमको पता चल गया। नंबर क्या, तो 306 है, 1314 है, यानी कि 1314 है। ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, तो इसी नंबर का निकालना है। इसी दोनों नंबर का हमको क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। क्या लिखिएगा, वी नो दैट एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बटा क्या हो जाएगा ये, तो एचसीएफ हो जाएगा। ये आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस पे भी आपको मार्किंग होती है, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। एलसीएम निकालना चाहते हैं 306 का एंड 1314 का। तो क्या कीजिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो नंबर तो हमको पता ही है, 306 इंटू 1314 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा एचसीएफ, जो कि आपको पता है 18 है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। 18 के टेबल में कुछ आने वाला है। हम्म, हाँ नहीं भी है तो कम से कम हम आधा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके।
ये कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 9 से कटने वाला है। हाँ 9 से कट जाए, 9 7 जा 63, 2 7 9 3 जा 47, तो हो जाएगा 306 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। अब इसको रफ में कीजिएगा, हम तो सामने में ही करना होगा क्योंकि हमारे पास दूसरा जगह नहीं है, दूसरा विकल्प मेरे पास नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 42 एंड 21, ठीक है। हो जाएगा 8 3 3 2 2, जाएगा 2 2 3 3 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 से हम डिवाइड किए होंगे x में, तो ये नंबर आया होगा, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर, या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन फैक्टर ट्री, इसको क्या बोलते हैं, तो फैक्टर ट्री कहते हैं। x में 2 से हम डिवाइड किए होंगे तो क्या आया है, 3 3 8 1, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 3 8 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो 7 हो गया, और 2 3 जा 6, 6 7 6 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 से हमने इसमें डिवाइड किया होगा तो y आया होगा, यानी कि 3 3 8 1 में जब हम 3 से डिवाइड किए होंगे तो y आया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3 3 8 1 अपॉन 3, इंटरचेंज कर दिए, आगे पीछे कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ फिर क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 11 27, तो ये वैल्यू कितना आ चुका है 6 7 6 2, ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया 11, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, यहाँ यहाँ भी 7 से डिवाइड किया होगा तभी तो ये आया होगा, 1 6 1 में हमने 7 से डिवाइड किया होगा तो z आया होगा, तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ है, ये तो कितना हो जाएगा, ये 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया, तो 23 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, चेक वेदर द
whether this number is can end with the digit 0, 4 to the power n, 4 to the power n एंड विद 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। जरा गौर से सोचिए कि हम 4 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2, ठीक है। अगर हम 4 का पावर 2 कर दें तो कितना होगा, 4 इंटू 4, और फिर 4 को हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पहले वाले जो 4 था उसमें भी फैक्टर सिर्फ 2 था, प्राइम फैक्टर स्क्वायर कर दिए तो भी 2 ही रहा। हम 4 का पावर अगर हम 3 कर दें तो भी क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, फिर 4 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, यानी कि हमारे पावर कर देने से भी जो प्राइम फैक्टर है वो न बढ़ रहा है न घट रहा है। जैसे 6 है, 6 में क्या होता है, 2 इंटू 3, 6 का पावर 2 कर दिए तो हो गया 36, 36 में भी क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो यहाँ भी क्या है, 6 का पावर 3 कर देंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि हमारे पावर कर देने से भी, उसका एक्सपोनेंट बढ़ा देने से भी जो प्राइम फैक्टर था उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, प्राइम फैक्टर वही का वही रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 4 टू दी पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का पावर 2, अब पूरा का पावर n कर देंगे तो अब क्या हो गया, 2 का पावर कितना हो गया, तो 2n हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसका फैक्टर कितना होगा, 4n का प्राइम फैक्टर कितना होगा, कुछ भी पावर कर दे, 2 का कुछ भी पावर कर दे 2n, यानी कि n का वैल्यू 1 हो सकता है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 6। और कितना भी पावर कर दे तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, उतना ही रहेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 10, 10 4 टू द पावर n contains only 2, only 2 as a prime factor। क्या है, तो 4 टू द पावर n में प्राइम फैक्टर की अगर बात किया जाए, अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो क्या होगा, अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें एज ए प्राइम फैक्टर, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो, ठीक है। और एक बात हम जानते हैं, ये जो 4 टू द पावर n का जो हमने फैक्टराइजेशन किया है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी कि एक ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्या होता है उसका, तो एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 टू द पावर n का तो दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं पहली बार, ठीक है। और जब दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो 2 के अलावा दूसरा प्राइम फैक्टर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ, तो यही बात लिखना पड़ेगा हमको, कंफर्म करके लिखना पड़ेगा, बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ, या फिर सीधा यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या हो जाएगा, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यानी कि 2 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। देयर इज देयर इज देयर इज नो अदर there is no other factor other than 2। यानी कि प्राइम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और हमने जो भी फैक्टराइज किया है उसका सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है, और उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता है, और जो है उसमें सिर्फ 2 है, यानी कि ओनली 2 ही हो सकता है उसका प्राइम फैक्टर, दूसरा हो ही नहीं सकता है। नाउ नाउ यहाँ पर एक नया बात ऐड करते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं, इफ एनी नंबर इफ एनी नंबर इज divisible by 10 then it must contain अगर 10 से डिविजिबल है तो इट मस्ट कंटेन 2 and 5 as factors। मस्ट कंटेन एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट 2 and 5 as factors। अगर वो 10 से डिविजिबल है तो 2 के अलावा कोई हो चाहे नहीं हो, लेकिन कम से कम 2 और 5 तो होगा ही होगा। 2 एंड 5 होने का मतलब 2 5 या 10 भी उसमें है, और 10 उसमें अगर है तो 10 से डिविजिबल भी होगा। ओके, 10 लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि 4 टू द पावर n में क्या है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, बट 4 टू द पावर n कंटेन्स ओनली 2 एज ए फैक्टर। 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 4 टू द पावर n में क्या है, सिर्फ 2 ही है। फैक्टर, देयरफॉर 4 to the power n can never end with digit 0। वही क्वेश्चन का जो सेंटेंस हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं। √2 को प्रूफ करने वाला हमने बात किया है, आपको इसके वीडियोज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको अलग से। अब क्या है, अब मान लेते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट, इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं। है ये इरेशनल नंबर, लेकिन मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that 5√6 is a rational number। और आप सब जानते हैं कि रैशनल नंबर है तो उसको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन इट कैन बी, written as p बटा q, where q is not equal to 0। और क्या होगा, p and q are co-primes। p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पे p q 0 के बराबर नहीं होगा और p और q क्या होगा, तो co-prime। अब क्या करते हैं, जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में कर देते हैं, तो p बटा क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बस क्वेश्चन बन चुका है, अब थोड़ा सा और है। हेयर p 5q आर इंटीजर्स। ये सब क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर है तो देयरफॉर देयरफॉर p बटा 5q क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड कर दे तो क्या होता है, रैशनल होता है। हाँ, वो इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए नीचे, ये बात तो आप जानते हैं। ठीक है, तो q 0 नहीं है तो 5q भी 0 नहीं होगा। ठीक है, बट हम एक बात और जानते हैं कि √6 क्या इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग जानते क्या है, बट वी नो दैट √6 क्या है, इज इरेशनल नंबर है। देयरफॉर इरेशनल नंबर है, √6 इरेशनल है, 5 बटा p बटा 5q रैशनल है, तो दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है। √6 इज नॉट इक्वल टू p बटा 5q, तो क्या हो जाएगा, 10 आवर assumption is wrong। हमारा assumption क्या है, इसका मतलब गलत है। hence 5√6 is an irrational number। हम जो रेशनल मान के चल रहे थे वो क्या है, गलत है। इसका मतलब वो रेशनल नहीं होकर के वो क्या है, तो वो इरेशनल है। ठीक है, ओके।
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट रैशनल नंबर बिटवीन दिस वन। रैशनल आप जानते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर वो होता है जिसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और दूसरा उसका डेसिमल एक्सपेंशन करे। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है तो डेसिमल उसका कैसा होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, और नहीं तो अगर पूरा पूरा नहीं भी कटता है, पूरा पूरा नहीं भी कटता है तो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि रिपीट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 3 3। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा कट जाए, 2.5। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें? तो सबसे पहले आपको ये बात तो याद रखनी पड़ेगी कि √2 का वैल्यू कितना होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू आप निकालिएगा 1.41 इस तरह से होगा। ठीक है, और √3 का वैल्यू कितना होगा? तो 1.73। अपना मन से एक जीरो लगा सकते हैं या फिर 42। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.42 है वो क्या है? तो √2 से तो बड़ा होगा, और जो 1.72 है वो क्या होगा? √3 से छोटा होगा। तो हमको क्या करना है? इसी के बीच वाला नंबर हमको लिखना है, और वो भी क्या? तो हमको एक ही लिखना है, वो भी रैशनल होना चाहिए। तो वैसे अगर कहेंगे तो दोनों के बीच में तो लिखा ही गया रैशनल। 1.42 इससे बड़ा है और √3 से छोटा है, तब तो इसके बीच का रैशनल नंबर हो ही गया। तो आप तो जितना चाहे वो लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 कितना हो जाएगा? कुछ भी लिख सकते हैं, 1.57 लिख देते हैं। 57 क्या है? 42 से बड़ा है और 72 से छोटा है। हमको जो चाहे वो लिख सकते थे, आपकी बात, जैसा करना चाहें। एक क्वेश्चन है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको चेक करना है। एक बात समझिए कि छोटी सी बात है, 45 है, 45 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से होगा नहीं। ठीक है, 10 से कर नहीं सकता, 15 से कर सकते हैं, तो कितना होगा? 3 होगा। अब क्या देख रहे हैं? ये 5 से 3 गया, ठीक है, और फिर 5 से 15, यानी कि फिर से पहले वाला ही आ गया, रिपीट कर गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कैसे इस पे काम करना है। तो 45 है तो पहले इसका क्या कीजिए, आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो कितना हो जाएगा? इसका जो स्क्वायर रूट होगा, पहली बात तो निकलेगा नहीं, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो ये जो नंबर हमको जो भी मिलेगा, ठीक है, वो कैसा नंबर है? वो कैसा नंबर है? तो 7 के स्क्वायर से तो छोटा ही है। तो 7 नहीं कहिए, फिर सीधा कहते हैं 7। 7 से तो छोटा ही है, क्योंकि 49 का होता है 7, ये तो 45 है, तो इससे तो छोटा ही होगा। यानी कि अब हमको क्या करना है? 6 तक ही ट्राई करना है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो ट्राई ही नहीं करना है पहले।
ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये अगर चेक करना है प्राइम नंबर से, तो 7 से छोटा जो प्राइम नंबर है उसी से हमको ट्राई करना है, चेक करना है। तो एक तरह का सा बाउंडेशन लगा दिए हम, ये सिखा दिए कि 571 में ऐसा भी तो आप सोच सकते हैं कि सर 3 से नहीं लगा, 5 से नहीं लगा, 15 से नहीं लगा, तो अब किससे लगेगा? तो हम ऐसा करते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 571 का स्क्वायर रूट कितना होगा? इसको अगर आप गौर से देखिएगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये 625, 25 का होता है 625, 24 का होता है 76, तो 23 का कितना होता है? फिर वैसे आपको ये भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है, और 24 का कितना होता है? तो ये जो नंबर हमको जो भी मिलेगा, वो नंबर हमको जो है नंबर मिलने वाला है, वो पक्का 24 से तो छोटा ही नहीं है, ठीक है, यानी कि हमको 23 तक ही ट्राई करना है, ठीक है। 571 है, इस पे हमको 23 तक ही ट्राई करना है। ओके, केस वन, 571 is not even, therefore therefore it is it is not divisible by 2, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है, 6 से भी नहीं होगा, 2 ही से नहीं है तो 6 से कहां से होगा? उसके बाद 8 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद 12 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 22 से नहीं होगा, 23 से तो होगा ही नहीं पहले, इस सब से कम नहीं होगा। अब सेकेंड पे बात करते हैं। 5 + 7 + 1 कितना होगा? 13, which is not divisible by 3, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा? It is also not divisible by, किस किस से डिविजिबल नहीं होगा? 3 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बच गया क्या? 2, 4, 6, 5 भी आ गया, 5 से भी नहीं होगा। 5 से अगर बात करें तो 5 के लिए क्या तरीका है? लास्ट में 0 नहीं तो 5 होना चाहिए,
571 does not end with 0 और 5, क्या होगा? therefore it is not divisible by 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, ठीक है। डी 7 की बात करें, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, और क्या क्या चेक करना? 11 से चेक करना है, 13 से चेक करना है, 17 से चेक करना है, ठीक है। सिमिलरली it is not divisible by 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19 and 23. Therefore 571 is a prime number. क्या है ये? तो ये प्राइम नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर p एंड q है, दोनों दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है? p इक्वल्स टू दिया हुआ है a स्क्वायर बी क्यू, q इक्वल्स टू दिया है a क्यू b। तो HCF क्या होगा इसका? हम जानते हैं HCF में क्या करते हैं, H फॉर हाईएस्ट होता है तो लेते हैं लोएस्ट पावर, लीस्ट पावर लेते हैं। तो दोनों में क्या A का लीस्ट पावर कितना है? तो 2 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें B के बारे में, हाईएस्ट HCF निकाल रहे हैं, हाईएस्ट होता है H फॉर हाईएस्ट होता है, लेकिन हमको लेना है लीस्ट पावर। दोनों में लीस्ट क्या है? तो 1 है, ठीक है। LCM की बात करें, LCM कितना होगा? L फॉर लीस्ट होता है, लेकिन हमको लेना हाईएस्ट पावर। दोनों में हाईएस्ट क्या है? 3। दोनों में हाईएस्ट क्या है? 3, ठीक है। ए में भी हाईएस्ट 3 है, बी में हाईएस्ट 3 है, तो मिल गया। ओके, अब हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ बी एंड क्यू, पी एंड क्यू का प्रोडक्ट क्या होगा? और पी का वैल्यू है कितना? ए स्क्वायर बी क्यू इंटू ए क्यू बी। तो क्या होगा? ए का पावर 5 हो जाएगा, बी का पावर 314 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है। ओके, एंड HCF, पी और क्यू का HCF कितना है? दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकालना है। HCF कितना होगा? हम निकाल चुके हैं। LCM कितना होगा? ये भी हम निकाल चुके हैं। तो दोनों को मिलाएंगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा? दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा? ए का पावर 325 यहाँ हो जाएगा, और बी का पावर 314 हो जाएगा यहाँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, पी और क्यू का प्रोडक्ट भी वही है, और HCF LCM का भी प्रोडक्ट वही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देयरफॉर
यही लाइन रिपीट करेंगे हम। LCM PQ इंटू HCF PQ इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट PQ का वैल्यू भी क्या है, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है दो नंबर है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, दोनों नंबर नहीं है, वो रेशियो है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं कि दोनों नंबर क्या है। लेट a बराबर 2x, b बराबर 3x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम क्या मालूम है, ए और बी का एलसीएम क्या है, दिया हुआ है 180। ठीक है, तो क्या आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये जो बातें हमने लिखी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है ये तो, हाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दोनों नंबर को हमने सपोज कर लिया ए और बी, तो दोनों का एलसीएम 180 है। नाउ एलसीएम वैसे होगा क्या, ए और बी का एलसीएम वैसे होगा क्या। एलसीएम में क्या होता है, दोनों में फैक्टर है वो भी लिखाता है इस तरीके से, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों में जो फैक्टर होता है, जैसे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर इसमें है ही नहीं तो 2 लिखा गया। 3 का पावर हाईएस्ट पावर, एलसीएम में है तो एल फॉर लिस्ट होता है तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, तो इसमें तो है ये नहीं है, इसमें 1 है तो 1 हो गया। नहीं है तो मान लेते हैं नहीं कि उसका पावर 0 है, इसमें मान लेते हैं 2 का पावर 0 है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं 3 का पावर 0 है, तो दोनों में हाईएस्ट 2 का पावर कितना है, तो 0 लिख दिए। 3 का क्या हाईएस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट पावर 1 है, 2 का पावर है तो 1 लिख दिए, 2 का पावर 1 लिख दिए। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए। x का हाईएस्ट क्या है, तो दोनों में सेम ही है, लिख दिए। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 और हम निकाले हैं 6x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180/6, तो कितना हो जाएगा 30। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो गया 30। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो गया, a इक्वल्स टू, इसको तो हम सपोज करने के लिए लिखे थे। ठीक है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो नहीं ही लिखिएगा, समझ जाइएगा। a इक्वल्स टू 2x है, इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 30 कितना हो गया 60। b इक्वल्स टू 3x है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, एंड HCF कितना हो जाएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट बटा एलसीएम, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 60 इंटू 90 अपॉन 180 अपॉन 180। वैसे भी 30 के टेबल में ही 90 आता है, इसलिए 30 ही उसका HCF हो जाएगा। सॉरी सॉरी, हमने क्या लिख दिया, 19 टू जा 180 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30।
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 30, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। ये सेक्शन भी खत्म हो गया और हम बात करेंगे अब सेक्शन सी में बात करेंगे, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेसिकली वो। तो हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। अगले सेक्शन से बात करेंगे, उसमें भी पार्ट 1 टू पार्ट 2 होगा। कोशिश करेंगे कि 2 ही क्लास में उसको खत्म कर दे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपका कोई राय विचार सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।